नमस्कार। तो वैदिक संस्कृति की बात कर रहे थे हम, और आज हम उत्तर वैदिक काल के नोट्स के बारे में बात करेंगे। और आप लोग नोट कर लिए। बाकी अगर आप विस्तार शुरू से अगर एनसीईआरटीज़ के नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है वीडियोस का, पीछे जाके शुरू से लेके लास्ट तक आप नोट्स बनाइए। मैं आपको अंतिम चैप्टर तक आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, तो अभी शुरुआत करते हैं उत्तर वैदिक काल की। बाकी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वैदिक संस्कृति की बात करते हैं। और वैदिक संस्कृति में उत्तर वैदिक काल, कल हमने वैदिक काल के बारे में पढ़ा था, आज हम उत्तर वैदिक काल के बारे में नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल का इतिहास उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के पश्चात हुई है। उत्खनन और अनुसंधान के फलस्वरूप उत्तर वैदिक काल और उत्तरी गंगा के मैदान में लगभग 700 स्थल प्रकाश में आए, जहां सबसे पहले बस्तियां स्थापित हुई थी। ठीक है, उत्तरी गंगा के मैदान में पाए गए स्थलों को चित्रित धूसर धूसर मृदभांड स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदभांड। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड स्थल कहते हैं क्योंकि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरे और थालियों का प्रयोग करते थे, इसलिए इसको कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग क्या करते थे, मिट्टी के चित्रित भूरे रंग के कटोरे, थालियाँ और मिट्टी के बर्तन होते थे जो, ठीक है, उनका प्रयोग करते थे, इसलिए यहाँ का नाम ही पड़ा। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ और चित्रित धूसर मृदभांड तथा लौह अवस्था के पुरातत्व से आभास होता है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के पूर्वार्ध में पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आर्यों का निवास था। भरत और कुरु इस काल के प्रसिद्ध कबीले थे जो सरस्वती और दृशद्वती नदियों के समीप रहते थे। कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया, जो कुरुक्षेत्र का नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुरु तथा पांचालों ने हस्तिनापुर और अपनी राजधानी बनाया, जो मेरठ जिले में स्थित है। कुरुकुल का इतिहास महाभारत युद्ध को लेकर प्रसिद्ध है, जिस पर महाभारत नामक महाकाव्य आधारित है। ठीक है, महाभारत का युद्ध 950 ईस्वी पूर्व के आसपास कौरवों और पांडवों के बीच हुआ। हालांकि ये दोनों कुरु कुल के ही थे। इस युद्ध के फलस्वरूप वस्तुतः सभी कुरुवंशियों का विनाश हो गया। प्राचीन कथाओं के अनुसार हस्तिनापुर बाढ़ में बह गया और कुरुवंश में जो जीवित रहे वे इलाहाबाद, अब प्रयागराज के पास कौशाम्बी में आकर बस गए। उत्तर वैदिक काल का अंत होते होते 600 ईस्वी पूर्व के आसपास वैदिक लोग दोआब से पूरब की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह में बस गए। ठीक है, विस्तार के द्वितीय दौर पर पहला ऋग्वैदिक काल में वैदिक लोग इसलिए सफल हुए क्योंकि उनके पास लोहे के हथियार और अश्वचालित रथ थे। ठीक है, अश्वचालित मतलब घोड़े वाले रथ, ठीक है, जो घोड़ों द्वारा चलाए जाते थे। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में लोहा कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिलता था। इसके अतिरिक्त पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी लोहे का प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लौह धातु को श्याम या कृष्ण अयस नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, याद रखना। अब उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संरचना की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में विदत नामक संस्था का लोप हो गया तथा सभा और समिति में राजाओं एवं अभिजात्य वर्ग का वर्चस्व स्थापित हो गया। ठीक है, सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया, साथ ही इसमें कुलीनों और ब्राह्मणों वर्ग का प्राबल्य वर्चस्व स्थापित हो गया। उत्तर वैदिक काल में पांचाल एक जन का या कबीले का नाम था, कालांतर में यह प्रदेश का नाम हो गया। ठीक है, राष्ट्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में मिलता है। इसे प्रदेश अथवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल में राज्य के प्रधान या राजा का निर्वाचन होता था। जो व्यक्ति शारीरिक रूप में स्वस्थ और अन्य गुणों में सर्वश्रेष्ठ होता था उसे ही राजा चुना जाता था। राजा का पद आनुवंशिक बन गया। इसके अंतर्गत राजा का पद सामान्यतः उसके ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता था। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, राजा के अधिकार में इस समय उत्तर वैदिक काल की वृद्धि हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप अलग अलग दिशाओं के शासक पृथक नामों से जाने जाते थे। पूर्व में शासक को सम्राट, पश्चिम के शासक को स्वराट
उत्तर के शासक को विराट तथा दक्षिण के शासक को भोज कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में राज्य के 12 उच्च अधिकारियों की चर्चा मिलती है जिन्हें रत्निन कहा गया। रत्निनों में शामिल थे सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी सूत, ग्रामणी, संग्रहिता, बागदूत, क्षेत्रपाल, अक्षावाप, गोविकीर्तन तथा पालागल। ठीक है, तो ये नाम याद रखना। अच्छा, अब वैदिक राजनीतिक प्रशासनिक संरचना की बात करेंगे। तो प्रशासनिक संरचना मतलब पद, और कौन सा पद था जो क्या कार्य करता था। ठीक है, तो राजा सेना का प्रमुख क्या होता था? सेना का प्रमुख किसको बोलते थे? राजा। युवराज कौन होता था? राजकुमार। पुरोहित राजा को परामर्श देने वाला क्या होता था? परामर्श दाता को क्या कहते थे? पुरोहित। महिषी मुख्य रानी को। पालागल विदूषक को। गोविकीर्तन जंगल विभाग का प्रधान को गोविकीर्तक कहा जाता था। ठीक है, क्षेत्रपाल को प्रतिहारी, अक्षावप को लेखाधिकारी, संग्रहिता को कोषाध्यक्ष, बागदूत को कर संग्रहकर्ता, ग्रामणी गांव का मुखिया, और सूत राजा का सारथी को सूत कहा जाता था। ठीक है, अच्छा, सामाजिक स्थिति की बात कर लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में ब्राह्मण, राजन्य या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। यज्ञ का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ गया जिसमें ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। राजाओं ने परिजन होते हुए भी वैश्य जन सामान्य की कोटि में रखे गए और उन्हें उत्पादन संबंधी कार्य सौंपा गया, जैसे कृषि और पशुपालन आदि। उनमें से कुछ लोग पंसारी या शिल्पी कार्य भी करते थे। इस काल में केवल वैश्य ही राजस्व चुकाते थे। ठीक है, वैश्य लोग जो होते थे वो क्या होते थे? राजस्व चुकाते थे। वर्ण व्यवस्था के ऊपर के 3 वर्णों की सामान्य विशेषता यह थी कि उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, अर्थात वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञोपवीत धारण करने का अनुष्ठान करा सकते थे। ठीक है, चौथा वर्ण शूद्र उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था, वह गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता था और यहीं से उपनयन का अभाव शूद्र की दास्ता का घोतक बन गया। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि ब्राह्मण जीविका चाहने वालों और दान लेने वाला है, लेकिन राजा उन्हें अपदस्थ कह सकता था। शिल्पियों में रत्नकार जैसे कुछ वर्गों का स्थान ऊंचा था और उन्हें यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार प्राप्त था। स्त्रियों का दर्जा सामान्यतः निम्न था, यद्यपि कुछ महिलाओं ने शास्त्रार्थों में भाग लिया और कुछ रानियां पति के राज्याभिषेक अनुष्ठानों में साथ रही, परंतु सामान्यतः स्त्रियों का स्थान पुरुषों के नीचे और अधीनस्थ माना जाने लगा। सती प्रथा तथा प्रथा का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में नहीं था, परंतु बाल विवाह का प्रचलन था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। ठीक है, याद रखना, गोत्र का अर्थ गोष्ठ या उस स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। ठीक है, कालांतर में गोत्र का अर्थ एक ही मूल पुरुष के उत्पन्न लोगों का समुदाय था। तत्पश्चात गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा प्रचलित हुई। तदनुसार एक ही गोत्र का मूल पुरुष के बीच आपस में विवाह निषिद्ध हो गया। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हो गई। इस काल में 4 आश्रम स्पष्ट दिखाई देते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। इसी आश्रम में पंच महायज्ञ या त्रिवग्र धर्म, अर्थ, काम व तृण से निर्वृत्त होना आवश्यक था। ठीक है, याद रखना इसको, गृहस्थ आश्रम। ठीक है, अच्छा, तृण मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से उऋण होना आवश्यक था। एक है ऋषि ऋण, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना, पितृ ऋण, पुत्र की उत्पत्ति, और देव ऋण, यज्ञ चलाना। ठीक है, अब विवाह के प्रकार की बात करते हैं। तो प्रमुख स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। ठीक है, तो ब्रह्म यह प्रशंसनीय विवाह है। इसके अंतर्गत कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उसका विवाह किया जाता था।
दैव यह प्रशंसनीय विवाह है। इसके अंतर्गत यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। आर्स या प्रशंसनीय प्रशंसनीय विवाह है। इसके अंतर्गत कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु एक अथवा दो गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह किया जाता था। तो याद रखना इन चीज़ों को, ठीक है। प्रजापत्य या प्रशंसनीय विवाह है। इसके अंतर्गत वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। आसुर या निंदनीय विवाह है। इसके अंतर्गत कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय किया जाता था। गंधर्व या निंदनीय विवाह है। इसके अंतर्गत कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर विवाह कर लेते थे। पैशाच यह निंदनीय विवाह है। इसके अंतर्गत सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह किया जाता था, ठीक है। तो इस चीज़ों को याद रखना, ठीक है। अच्छा, राक्षस यह निंदनीय विवाह है। इसके अंतर्गत बलपूर्वक कन्या को छीनकर या अपहरण कर उससे विवाह किया जाता था, ठीक है। आपने देखा होगा कई महाभारत रामायण में, महाभारत में ये चीज़ें, ठीक है। इस तरीके से मतलब पुराने जो ऋग्वेद के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, जैसे महाभारत में कई एपिसोड में आपने देखा होगा कि ज़बरदस्ती छीन कर भी ले जाते थे कन्या को, जीत कर ले जाते थे या लड़ाई करके ले जाते थे। तो इस तरीके के विवाह होते थे उस टाइम। इन विवाहों को समझ जाना कि कौन कौन से विवाह कैसे कैसे होते थे, ठीक है। धार्मिक स्थिति की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में उत्तरी दोआब ब्राह्मणों के प्रभाव में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया। यज्ञ इस संस्कृति का मूल तत्व बन गया। देवताओं में से दो सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि अब प्रमुख नहीं रहे। इसके स्थान पर उत्तर वैदिक देवमंडल में सृजन के देवता प्रजापति का सर्वोच्च स्थान मिला, ठीक है। प्रजापति को क्या हुआ? सर्वोच्च स्थान मिला। पशुओं के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई। इन्हें पालक और रक्षक माना जाने लगा। पूषण शूद्रों के देवता बन गए। वे पशुओं की रक्षा करने का कार्य करते थे, ठीक है। पशुओं की क्या करते थे? रक्षा करने का कार्य करते थे। उत्तर वैदिक काल में घर का प्रत्येक व्यक्ति अग्नि की आहुति देता था और ऐसा प्रत्येक क्रम अनुष्ठान या यज्ञ का रूप धारण कर लेता था। यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी, जिससे विशेष रूप से पशुधन का ह्रास होता गया। यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता था और यज्ञ का फल इस बात पर निर्भर करता था कि यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण कितनी शुद्धता से किया गया है, ठीक है। राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। राजसूय यज्ञ में 17 प्रकार के जलों से राजा का अभिषेक होता था, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ का संबंध राजा द्वारा किए गए राज्य विस्तार से था। इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था जिसके आधार पर राज्य की सीमा का निर्धारण होता था। राजसूय यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ की विस्तृत चर्चा शतपथ ब्राह्मण में दी गई है, ठीक है। राज्य वाजपेय यज्ञ रथ दौड़ भी कराता था, जिससे राजा का रथ उनके अन्य सभी बंधुओं के रथों से आगे निकलता था। 600 ईस्वी पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ था। इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्मकांड की निंदा की गई थी। उपनिषदों में कहा गया है कि अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ब्रह्म के साथ आत्मा का संबंध जानना चाहिए, ठीक है। पांचाल और विदेह के अनेक क्षत्रिय राजाओं ने उपनिषद में के चिंतन को अपनाया और ब्राह्मण धर्म में सुधार लाने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाया। राजा राजस्व यज्ञ करता था जिससे यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई, ठीक है। अच्छा, आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार कृषि थी। वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 तथा 24 तक बैल हल में जोते जाने की चर्चा की गई है। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि सीता के पिता और विदेह के राजा जनक ने हल चलाया था। कृष्ण के भाई बलराम हलधर कहलाते थे क्योंकि हल उनका हथियार था। उस उत्तर वैदिक काल में उच्च वर्गों के लिए हल चलाना वर्जित था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में चावल और गेहूं मुख्य फसलें
थी, कालांतर में गेहूं पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुख्य खाद्य हो गया। वैदिक लोगों का चावल से परिचय सबसे पहले दोआब में हुआ। वैदिक ग्रंथों में इसका नाम ब्रीही है। ठीक है, क्या है वैदिक में? ब्रीही। चावल के अवशेष हस्तिनापुर में मिले हैं, वह ईसा पूर्व 8वीं सदी के हैं। इसी समय के आसपास एटा जिले में स्थित अतरंजी खेड़ा में भी चावल मिला था। उत्तर वैदिक काल में शिल्प कार्यों में ताम्र शिल्पी प्रदेश पेशा था। तांबे की वस्तुएं चित्रित दूसर दूसर मृद भांड स्थलों में पाई गई है। इनका उपयोग लड़ाई और शिकार तथा आभूषण के रूप में किया जाता था। ठीक है, अच्छा, उत्तर वैदिक काल के लोग चार प्रकार के क्या करते थे? सॉरी हैं, उत्तर वैदिक काल के लोग चार प्रकार के मृद मृद भांड से परिचित थे। काला लाल मृद भांड, काला पॉलिशदार मृद भांड, चित्रित दूसर दूसर मृद भांड और लाल मृद भांड। तो चित्रित दूसर मृद भांड स्थल न केवल कुरु पांचाल क्षेत्र और अर्थात पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ही व्यापक रूप से विस्तृत है, बल्कि मद्र बल्कि मध्य क्षेत्र में अर्थात पंजाब और हरियाणा के संलग्न भागों में और मत्स्य क्षेत्र अर्थात मदर हो गए मदर देश। ठीक है, क्षेत्र अर्थात पंजाब और हरियाणा के संलग्न भागों में और मत्स्य क्षेत्र अर्थात राजस्थान के संलग्न क्षेत्रों में भी मिले हैं। तो वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्र यात्रा की चर्चा की गई है। इसमें वाणिज्य का संकेत मिलता है, जिसे नई नई कलाओं और शिल्पों के उदय से बल मिला होगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में मैदानों में बसने वाले किसान अपने निर्वाह के लिए पर्याप्त अनाज उत्पन्न कर लेते थे। वे अपनी उपज का कुछ भाग अपने मुखिया, राजा और पुरोहित के लिए भी बचा लेते थे। अच्छा, उत्तर वैदिक काल का कर और नजराना ट्रिब्यूट का संग्रह प्रचलित हो गया था। इसके संग्रह और संचय के लिए एक अधिकारी होता था जो संग्रहीता कहलाता था। ठीक है, तो ये रहा आपका उत्तर वैदिक काल के संपूर्ण नोट्स आप लोगों को, जो मैंने इस चैप्टर का पूरा आप लोगों को उपलब्ध करा दिए इस वीडियो के माध्यम। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, धन्यवाद।